अब ये बताओ पेपर दे के आ रहा है क्या मजा? पक्का नहीं आया यार बेटा? इस बार तो आना चाहिए था, इस बार तो इजी चैप्टर, बिल्कुल इजी बनाया था। बेटा इसमें एक पन्ना पूरा थ्योरी का भरा, उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, पहले पेज में एक आधे के अलावा सारी थ्योरी है। 13 थ्योरी थी ना। चलो बात करते हैं, बस थोड़ा सा क्या है, शब्दों की हेरफेर है, एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन भी मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे दे रखा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉन 10 एम्पियर, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर ड्रॉन 5 एम्पियर, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ड्रॉन 3 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। आपको ये बता रखा है 3 डिवाइस लगी हुई हैं, तीनों के लिए स्रोत है 220 वोल्ट का, और तीनों में जाने वाली धाराओं का मान आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, द 3 अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में, असमांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, पैरेलली जुड़े हुए हैं। लो भैया पहला कितना दे रखा है मुझे नहीं पता, R1 मैंने मान लिया, दूसरा R2 मान लेते हैं, तीसरा आप इसको R3 मान लो। ठीक है क्या? आपको यहाँ पे करंट दे रखी है, इसमें जा रही है कितनी 10 एम्पियर, इसमें जा रही है 5 एम्पियर, और इसमें जा रही है 3 एम्पियर। ठीक है, और स्रोत जो जुड़ा हुआ है, सोर्स जो लगा हुआ है, वो सोर्स है आपका कितना 220 वोल्ट। ठीक है, 3 applications are connected in parallel if all 3 are operated at the same time. The fuse to be used should be, आपको फ्यूज जो यूज करना है उसमें कितनी करंट जा सकती है। पहले तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में, फ्यूज के बारे में। फ्यूज सब जानते होंगे क्या होता है? सर्किट में एक वायर जोड़ा जाता है जिसके ऊपर क्या डिपेंड करती है, एक्स्ट्रा करंट या मिनिमम करंट डिपेंड करती है। अगर सर्किट में एक्स्ट्रा करंट आएगी तो फ्यूज क्या नहीं कर पाएगा, उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो फूक जाएगा। यानी एक्चुअल में फ्यूज एक ऐसा वायर यूज किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है, गलन बिंदु उसका क्या होता है, बहुत कम होता है। और अगर गलन बिंदु कम होगा, इसका मतलब अगर टेम्परेचर, हीटिंग इफेक्ट जैसे ही आएगा, H इज इक्वल टू E अपॉन J जैसे ही लगेगा, हीटिंग इफेक्ट के कारण ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा। अगर ज्यादा क्या हो, I स्क्वायर RT, ये किस में है बेटा, जूल में। कैलोरी में बदलने के लिए J से डिवाइड करना पड़ता है, J का वैल्यू होता है 4.2, क्या होता है ये, जूल पर कैलोरी। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए डन है। यहां से देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, बहुत लो होगा, तो ये मेल्ट हो जाएगा। यानी आपको क्या निकालनी है, वो अमाउंट ऑफ करंट निकालनी है, वो धारा निकालनी है जो इसमें से प्रवाहित करने पर आपको क्या नहीं करनी, इससे प्रवाहित करो तब तक वो फ्यूज आपका काम करेगा, यानी उससे ज्यादा धारा है। यानी इन तीनों के कंबाइंड रेजिस्टेंस जो हैं वो किसके इक्विवेलेंट कंसीडर किए जाते हैं, फ्यूज के इक्वल कंसीडर किए जाते हैं। तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं क्या? अगर पैरेलल में है तो हम क्या निकालेंगे, इनका कॉम्बिनेशन। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस, ये निकालना है क्या? अब आपको R1 नहीं दे रखा, R2 नहीं दे रखा, R3 नहीं दे रखा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चल लेती हूँ। यहाँ पे देखो R1 निकालना है, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन V। सबके लिए V सेम है क्या? देखिए R1 कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 220, यानी 1/22 हो गया क्या? यहां से आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 220, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 44 आ जाएगा क्या? आ रहा है कि नहीं, रेजिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं? यहां से थर्ड की अगर मैं बात करूंगी तो इसके लिए रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास में, R इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड, 3 डिवाइडेड बाई 220, यही होगा। उल्टा कर रहे हैं क्या, R इज इक्वल टू, हाँ उल्टा कर रहे हैं, बोलेगा कौन? R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V कितना है 220, 220 अपॉन 10 कितना आ गया 22, यहां से देखेंगे कितना आ जाएगा 44 R2, और इससे करोगे R3 कितना आ जाएगा, 220 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, 6 18 बच गया कितना, 2 22, फिर से 6 18 7 21, 1 बच गया, कितना रह जाएगा 10 3 67.3 डन। रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया क्या? अब आप क्या निकालोगे, R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट निकालोगे,
कैसे निकालेंगे भैया, 1/r इक्वलेंट 1/r1 का मान कितना है 22 प्लस 1/44 प्लस, अब मैं ये नहीं रखती हूँ, ये रख लेती हूँ। यहाँ क्या था आपके पास में 220/3, तो वहां क्या हो जाएगा 3/220 हो जाएगा क्या, चलिए 3/220। देखिए क्या होगा एलसीएम, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा 10 टाइम 220, 11 सब में आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, और 10 आ रहा है, ये आ जाएगा 444 गुणा 10, 140 ले लो और 440 ले लो, 440 आएगा। 440 आप इसका एलसीएम लोगे, देखो 22 से भाजित करोगे कितनी बार, 2 बार, कितना आ गया 20, इससे करोगे 10 बार और इससे करोगे 2 बार, कितना आ गया 10 2 टोटल 32, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास में 440/32। कट हो सकता है कि 4 की टेबल में आता है 4 1 1 0 और ये आ जाएगा आपका 8 बार, कितना आ गया 111 110/8, ये क्या आ जाएगा आपका तुल्य प्रतिरोध। कहां से आएगा क्या, हाँ 3 2 6 है, बिल्कुल सही बात है 6, यहाँ पे कितना हो गया 36 हो गया, तो 9 बार चला जाएगा, ठीक है। आर इक्विवेलेंट आ गया क्या, अब आपको क्या निकालनी है टोटल आई निकालनी है, बाकी आप यहां से भी कर सकते हो, 10 और 5 15 और 3, भैया ये तो रखा हुआ पड़ा था, कितना है 18 एम्पियर, टोटल करंट कितनी है 18 एम्पियर, यानी 18 एम्पियर से ज्यादा धारा इसमें प्रवाहित होगी तब तक इसको कोई नुकसान नहीं होगा, और 18 एम्पियर से कम वाला केस यहाँ पर लागू नहीं होता। क्यों, क्योंकि आई एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके आर के, तो आई इक्विवेलेंट एंटी प्रोपोर्शनल होगा किसके आर इक्विवेलेंट के लिए। ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही आपको, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तीनों की करंट दे रखी है, करंट दे रखी है, टोटल करंट कितनी हो गई 10 + 5 + 3 कितनी हो गई 18, तो आई एंटी प्रोपोर्शनल होती है किसके रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस की एंटी प्रोपोर्शनल है यानी करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए 18 एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा ये फूक जाएगा। तो टोटल यहाँ पर देखो बाकी सारे 18 से कम है, द ओनली 20 एम्पियर, 20 एम्पियर जो है एकमात्र स्थिति है। एक सेकंड का ध्यान दीजिए प्लीज, फ्यूज तार में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। फ्यूज वाले केसेस जब भी आएंगे तो उनमें ये ध्यान रखना है, मान लेते हैं ये परिपथ है, इसमें कोई आर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक सेकंड ध्यान दो, आर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपका कोई फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। इस फ्यूज बॉक्स में जो करंट होती है वो उतनी ही होती है जितनी किसके अंदर ड्रॉन आउट होती है, टोटल इस रेजिस्टेंस के अंदर जाती है। जितनी धारा फ्यूज बॉक्स से निकलेगी वो पूरी की पूरी कहां जाएगी, प्रतिरोधों में जाएगी। तो यहाँ पर अगर I का वैल्यू ज्यादा होगा दैट मीन्स R का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। I का वैल्यू ज्यादा हुआ, R का वैल्यू कम, R का वैल्यू कम तो ये फूकेगा नहीं, ठीक है। I का वैल्यू जब कम होगा तो उस सिचुएशन में इसका R का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 20 एम्पियर जो है वो केस बनता है जिसमें आप इसमें ड्रॉन आउट कर सकते हो, यानी 18 से ज्यादा जानी चाहिए, ठीक है। चले हाँ जी, नेक्स्ट आपको कह रहा है व्हेन करंट फ्लो इन अ कंडक्टर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी, डायरेक्ट है। देखिए ये नहीं लिखा था आप लोगों ने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट करंट के बारे में आपने नहीं लिखा था। 2 मिनट का टाइम दीजिए। ये आपका कोई कंडक्टर है और कंडक्टर जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ रहता है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो अपने मस्त मोला है, शाम को कोल्ड ड्रिंक पी के निकले हुए हैं, ठीक है, तो अपनी इच्छा से जाएंगे जहां उनका मन करेगा। अब क्या है, घर पहुंच नहीं सकते, क्यों, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पी रखी है, तो वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी कोई नाली पे, कभी कोई सड़क पे है, हाँ कोल्ड ड्रिंक पी के ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये इधर उधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, निकले कोल्ड ड्रिंक की दुकान से, गली में घूमे, वापस वही दुकान पे आ गए, घर का रास्ता पकड़ ही नहीं पा रहे। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा है, यानी एक दूसरे की एवरेज वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, 0 कर, वापस उसी पाथ पे रिवॉल्व हो रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो है इनिशियल वो क्या हो जाती है, इनकी 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर है।
इनिशियली जब यहाँ पर क्या नहीं हो रहा, कोई भी बाहर से स्रोत जो है वो जोड़ा नहीं गया, कोई एक्सटर्नल सोर्स जोड़ नहीं रखा। अब हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक बैटरी सोर्स लगा दिया, एक बाह्य स्रोत लगा दिया। बाह्य स्रोत लगा दूं या फिर विभवांतर लगा दूं, एक ही बात है क्या, एक ही भाषा है। इसकी तीन भाषाएं होती हैं, बाह्य स्रोत से जोड़ दिया, एक्सटर्नल ई फील्ड लगा दिया, विभवांतर उत्पन्न कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर दिया। क्लियर है क्या? जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूंगी, यहां से क्या लगेगा, ई फील्ड, विद्युत क्षेत्र का धक्का, और विद्युत क्षेत्र के धक्के में इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे, पीछे की ओर। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक के बाद डंडा दिखा, वो कहां दौड़ने लगेंगे, वापस घर की ओर। तो ये कहां भागने लगेंगे इलेक्ट्रॉन, इस डायरेक्शन में, यानी वो ई फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। हाँ, उसी पे आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ई फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ये इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए ना, तो ये जो धक्का लगने की वजह से व्यवस्था बनी है, इनकी वेग बनी है, उस वेग को हम कहते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, इनकी फाइनल एवरेज वेलोसिटी होती है। जो अपवहन वेग है वो इलेक्ट्रॉनों का क्या है, बाद वाला औसत वेग है। कौन सा बाद वाला, बाहर से विद्युत स्रोत या बाह्य है कोई ई फील्ड लगाने के बाद में। क्लियर है? तो ये क्या है, एक चीज ये ध्यान रखना, एवरेज फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, वही क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। बाह्य स्रोत की उपस्थिति में औसत वेग ही क्या होता है, अपवहन वेग होता है। क्लियर है क्या? डन। इसकी कैलकुलेशन की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, तो वीडी जो है ना, भैया आ जाओ वापस फर्स्ट चैप्टर में, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है क्या। अब u तो क्या हो गया, यहाँ पर जीरो बच गया, क्या आपके पास में एटी, और यहाँ पे टी नहीं होता, क्या होता है, टॉ होता है, जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन विश्रांति काल। रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, विश्रांति काल क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस दो कॉलिजन्स के बीच का टाइम, लगातार दो टकरों के बीच का समय, और वो भी कौन सा है, औसत है। एक कण के लिए नहीं है, जितने भी कण टक्कर कर रहे हैं सबका औसत निकाल दे, क्योंकि मैंने ऊपर एक लाइन बना दी है। आ रहा है बच्चों समझ में, क्लियर हो रहे हैं? दोबारा ये सारी चीजें ड्रॉ करवा दूंगी आपको, यहां से ध्यान दीजिए। ये आपका काम हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दे लेते हैं, ये लैंग्वेज आती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो 10 टू पावर -4 मीटर पर सेकंड की ऑर्डर की होती है। इसकी जो कोटि होती है 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब थोड़ी सी छेड़छाड़ सर ने कर दी तुम्हारे साथ, मीटर पर सेकंड को क्या कर दिया, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये जिन्होंने रट रखा था उन्होंने तो इसको सोच के टिक मार दिया होगा, और हमें क्या करना था, मीटर को सेंटीमीटर में, तो इनटू क्या कर दूं, 100 कर दूं, क्या क्या बन जाएगा, 10 की घात -2 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या। क्लियर है? ये डायरेक्ट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर, अपवहन वेग की कोटि क्या होती है, 10 की घात -4 की कोटि का होता है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलूं आगे। हाँ जी, इन अ मेटल द टाइम रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो, हाँ बिल्कुल बात करते हैं, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है इसकी टाइम डिक्रीज होता है। जब भी टक्कर होंगी तो टक्कर अगर आपने क्या बढ़ाया है, टाइम बढ़ाया। यहां देखो बेटा, ये दो कण है, बाकी भूल जाओ, नहीं आती इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे भी नहीं आती, ठीक है। हमें ये याद है, दो कण है, घूमते फिरते जा रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, कुछ टाइम लगा, मैंने क्या किया, इनके पीछे से आग लगा दी, यानी इनको क्या दे दिया, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, यानी इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। जहां 2 सेकंड में टक्कर कर रहे थे, अब तुरंत दौड़ करके 1 सेकंड में करेंगे, करेंगे कि नहीं। यानी क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, उनके टक्कर के टाइम का क्या हो गया, घटाव हो गया, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सा इतना है, टी जो होता है टेम्परेचर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे की ओर। इसमें कोई फिजिक्स नहीं थी, ठीक है, यहाँ पर ये बेसिक चीजें हैं। देखो, when a potential difference is applied across a conductor, the free electron in the conductor are set into motion। बेटा अभी जस्ट अभी बात की है क्या, कोई भी कंडक्टर है उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया,
तो अब क्या होने लगेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ और नहीं है, फाइनल एवरेज वेलोसिटी है, या फिर मैं कहूं एक्सटर्नल सोर्स की प्रेजेंस में औसत वेग है। तो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम। क्लियर है, बढ़े आगे की ओर। आज तो कात्यायनी चमक रही है मैडम, सारे सही गए हैं, सारे नहीं गए। देखो आगे दे रखा है, असमान अनुप्रस्थ काट के रेखीय चालक में स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है। किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति सेकंड प्रवाहित आवेशों की कुल मात्रा होगी। दोनों सही है, ए और बी। बेटा एक ऐसा डायग्राम हमने बनाया था जब पढ़ रहे थे, बनाया था क्या, और वहां पर क्या लिखा था हमने, भैया A1 छोटा है, A2 बड़ा है और A3 सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। बनाया था क्या, ये मैंने लिख दिया और हम थोड़ा सा गहराई में उतरना भूल गए, और इतना सा तो तुम डूब जाते, और तुम डूबते तो तुम्हें मिल जाता I बराबर Q/T। भाषा में आपको ये मिल गया, धारा नहीं कहा उसने, आवेश प्रवाह की दर कह दिया। बात तो वही है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या है, करंट ही है ना, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों होगा भैया प्रोपोर्शनल, नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, निर्भर नहीं करता किस पे, क्षेत्रफल पर। धारा जो है चालक के आकार के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, चलो बच्चे आपने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस के बिहाफ पे कर दिया ना। अब मैं आपको बताती हूँ, ये सही नहीं है फिर भी। आर प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के, तो आई एंटी प्रोपोर्शनल होगा किसके, एल के। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आपको याद हो तो रेजिस्टेंस में भी लिखवाया था, आई और वी रेजिस्टेंस को प्रभावित नहीं करते हैं, तो आप यहां से कंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट दे रखा है, सेल के सिरों पर विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। कब भैया, ये शब्द जो है वो शब्द ऐसे कह रहे हैं, V बराबर जो है ना वो E माइनस आई आर है या E प्लस आई आर है। टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन EMF, ये है। और ये कब लगता है, जब आप उसको क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, जब आप उसको क्या कर रहे हो, आवेशित कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, बीइंग चार्जिंग या आवेशित होती है। डायरेक्ट था। और अगर डिस्चार्ज करते तो क्या हो जाता, E माइनस आई आर, वही था। चले, आज तो बच्चों के चेहरे देख के मजा आ रहा है, खुश खुश हैं सारे के सारे। देखो, किसी धातु की विशिष्ट प्रतिरोधकता निम्न से परिवर्तित करने पर नहीं बदलती है। यहाँ पे दे रखा है, आपने क्या किया है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं करना था। चलो ये मानते हैं, ये दोनों हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि ये कंडक्टर के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, ये किसके लिए, सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में लगते हैं। अब ध्यान दो, पर मैंने एक चीज जरूर पढ़ाई है, रो जो है वो क्या एल पर और ए पे डिपेंड करती थी, क्या नहीं करती थी। क्या एल और ए को हम डायमेंशन भुजाएं कहते हैं क्या, विमाएं कहते हैं क्या, लेंथ ब्रेथ हाइट एरिया, ये सब क्या है, डायमेंशन ही है ना। तो हाँ, तो ये क्या नहीं है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। क्या पूछा है, डज नॉट डिपेंड, किस पे निर्भर नहीं करता, डायमेंशन पे। हाँ, ये ध्यान देना। अब आइए सामने की ओर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब आपको, क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी, हमने गैस थियरी नहीं पढ़ी, यहां से अगर आप पढ़ोगे ना बेटा, जब आप चीजों को कंप्रेस करते हो ना, दबाते हो, तो उनका ताप बढ़ता है। जब आप किसी भी चीज को कंप्रेस करोगे, दाब बढ़ाओगे, तो ताप बढ़ेगा, और टेम्परेचर तो फिर से आ गया वापस रोल में। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रभावित करेगा, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, विमाओं पर नहीं करता। एलिमिनेट करना भी सीखो। चलो ये नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो पढ़े हुए ना दोनों, यहाँ से पता चलना चाहिए भैया ये तो पढ़ा हुआ है, साफ साफ की नहीं होगा, फिर कैसे हम कहीं और जाएं। देखिए, when there is an electric current through a conductor wire along its length, then the electric field must exist। ये क्वेश्चन जो है इसमें करेक्शन है, ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये गलत है। अब मैं बताती हूँ इसका सही क्या हो सकता है। यहाँ पे दे रखा है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द, आपको अगर ये शब्द ना मिले, अगर विद्युत क्षेत्र की जगह सिर्फ क्षेत्र लिखा हो,
तब तो ये लागू होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। देखिए क्यों नहीं बनेगा, यहां से अगर ऑप्शन होता 0, ध्यान दो, सेम क्वेश्चन विथ ऑप्शन 0 होता तो ऑप्शन 5 करेक्ट होता। क्यों बेटा, पीछे आ जाओ, ई के लिए क्या कंडीशन थी, चार्ज शुड बी स्टैटिक, चार्ज कैसा होना चाहिए, विराम में होना चाहिए, गतिशील, आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र नहीं लगता। चाहो तो साइड में लिख लो यहां से, अगर चार्ज आपका क्या है, एट रेस्ट है, विराम में है, या फिर v बराबर क्या है, 0 है, तो द ओनली थिंग विच प्रोड्यूस बाय द चार्ज, आवेश द्वारा जो एकमात्र चीज उत्पन्न होगी उस चीज का नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मूविंग है, मूविंग भी कैसे, या एक्सिलरेट, मूविंग है, मूविंग कैसे, यू है उसके लिए कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, एक समान वेग से गतिशील है, तो वो दो चीजें बना देगा, एक तो बनाएगा ये और एक बनाएगा आपका ये, ठीक है। और अगर मैं थर्ड बात करूं, ये क्या है, एक्सिलरेटेड है, तो उस स्थिति में आपका E प्लस बी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीन चीजें बनाते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर अगर आपका ये हट जाता, क्या ई फील्ड हट जाता, सिर्फ फील्ड आता, तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, जब करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होने के लिए आपका फिंगर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फील्ड लाइंस को एक्सप्रेस करते हैं, क्षेत्र रेखाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अराउंड द लूप। डन है, चलूं आगे की ओर। हाँ, इसको तो मैं सेटल करवा दूंगी, 1 नंबर तो बोनस का मिल ही जाएगा है? देखिए, हाँ नहीं किया तो फिर कहां से मिलेगा। एक परिपथ में दो असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये लो भैया 1, ये लो भैया 2, यहां से मैं इसको R लिख देती हूँ, इसको स्मॉल r, इसका मतलब R बड़ा और स्मॉल r छोटा है। यहां से जाने वाली धारा क्या पूरे में बराबर जाएगी क्या, नहीं, दोनों में बंटवारा हो गया, I1 और I2 हो गया क्या बंटवारा। प्रतिरोध जाता तो धारा कम, और प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा। R का वैल्यू ग्रेटर है तो I शुड बी मिनिमम, R का वैल्यू लेसर है तो I शुड बी ग्रेटर। क्या है यहाँ पर, द करंट इज द सेम इन बोथ द रेजिस्टर, बिल्कुल गलत है, समान नहीं होता है। ए लार्ज करंट फ्लो थ्रू द लार्ज सर्किट, बिल्कुल गलत है। द वोल्टेज ड्रॉप, हाँ ये सी सही है, यहाँ पर वोल्टेज जो है दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या होगा, सेम होगा। वोल्टेज ड्रॉप एट बोथ द रेजिस्टर आर सेम, क्या होगा, बराबर। आगे देखिए, स्मॉलर रेजिस्टेंस हैज स्मॉलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस नहीं बता सकते हम रेजिस्टेंस से, ठीक है। रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी, चालकता किससे, प्रतिरोधकता से बता सकते हो, ठीक है। चलो, कुछ नहीं था, इजी वन था, ये बन गया क्या, मेजॉरिटी बोलेगी कितना हुआ, क्या है आंसर, ऑप्शन 2 ओम। चलो देखते हैं भैया 2 ओम बनता है कि नहीं। क्या शर्त है, आपको कहां पे निकालना है, ए तथा बी सिरों पर। मैंने क्या कहा था, बिंदुओं का जब पता लग जाए तो उनके बीच में क्या मान लो, एक बैटरी जुड़ी हुई है, मान लिया क्या। बैटरी से दूरस्थ शाखा पर पहुंचो, ये बैटरी तो सबसे दूर, ये दोनों है क्या, तो दूरस्थ पे पहुंच गए क्या। अब आ जाओ, ये दोनों जो है एंड टू एंड कनेक्टेड है क्या, क्या बनाएंगे, श्रेणी क्रम। क्या हो गया, 3 + 3 6, भैया ये 6 और ये 6 दोनों किस में आ गए, समांतर में, पैरेलल में आ गए। क्या हो जाएगा, 6 × 6 / 6 + 6 12, कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास में 2 और ये हो जाएगा 3, कितना आ गया 3, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। यानी इस पूरे सर्किट का सोल्यूशन कितना है आपके पास में, इस पूरे को सॉल्व करने पर यहाँ पर मिल गया 3 ओम। अब तो कॉपी पेस्ट हो रहा है, देखो भैया 3 3 6, यहाँ से 6 और 6 सॉल्व किया, कितना आ गया 3, फिर से ये रिप्लेस हो गया 3 से, 3 3 6, 6 और 6 फिर से रिप्लेस हो जाएगा किससे, 3 से। अब देखो कौन रह गया, 3 3 3 रह गए क्या। अब इन दोनों को ले लो, ये दोनों दूरस्थ है ना अभी भी, 3 और 3 सीरीज में कितने हो गए, 6 हो गए क्या। ये 6 और 3 दोनों क्या है,
समांतर में। आ गए क्या समांतर में? क्या हो जाएगा 6 गुणा 3 बटा 6 प्लस 3, भैया हो गया 6 गुणा 3 बटा 9, ये हो जाएगा 3 तिया, ये हो जाएगा 2 है, कितना आ गया 2 ओम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 ओम। सिंपलेस्ट इजीएस्ट सर्किट। ठीक है, कर लोगे ना? देखो, a potential difference V is applied to a conductor of length L and radius R when potential difference is double the drift velocity। एक सेकंड का ध्यान दीजिए, VD की बात की थी, VD अभी जस्ट पीछे कितना लिख दिया था, बातें मत करो प्लीज। VD कितना लिख दिया था, A टॉ बार लिख दिया था। भैया T तो नहीं बदल सकते, टॉ तो नहीं बदल सकते, लेकिन A बदल सकते हो। कैसे? F बराबर क्या होता है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र यही होगा क्या, E इंटू ई, यही होगा। तो यहाँ पे सॉरी फोर्स क्या हो गया, चार्ज इंटू ई फील्ड। यहां से बल का रूप क्या होता है, ma होता है क्या, बराबर, तो A बराबर क्या आ जाएगा, हो जाएगा क्या, बस ये यहाँ पे उठा के पटक दो, पटकते ही क्या बन गया, VD इज इक्वल टू E अपॉन M टॉ। हालांकि मैं तो सीधा लिख सकती थी, तरीका भी सिखा दूंगी आप लोगों को, जैसे I बराबर नावड़ इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे इसका भी एक ट्रिक है। यहां से देखो E है, E बराबर क्या होता है, V अपॉन L होता है कि नहीं, तो यहाँ पे E की जगह क्या रख दो, VD इज इक्वल टू E V M L टॉ। इलेक्ट्रॉन वहां मत लेट, इलेक्ट्रॉन वहां मत लेट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है टाउ के टर्म्स में क्या होगी, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बार बार, यहां से न्यूमेरिकल आता है, डिपेंडेंसी आता है। इलेक्ट्रॉन वहां मत लेट, इलेक्ट्रॉन वहां मत लेट। और एक दूसरा तरीका है, I बराबर नावड़ इलेक्ट्रॉन, साथ के साथ लिख देती हूं, I बराबर NaVDE, I बराबर नावड़ इलेक्ट्रॉन, N चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व होता है, A क्षेत्रफल होता है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है क्या, यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V पोटेंशियल है, विभव है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, L क्या है, लंबाई है, और टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। अब तो बेटा तुम लोग भी कर लोगे हैं, ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं कि एक दूसरे पे। बाकी चीजों की अगर बात नहीं हो रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल के, है क्या। अगर पोटेंशियल डबल तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल, तो क्या हो जाएगा यहां से आपका डबल। ठीक है, सही है, चले। हाँ जी, देखो यहां से बात कर रहे हैं, a wire has resistance 12 ohm, it is band in the form of a circle, the effective resistance between। जिस बच्चे ने इसका आंसर दिया उसकी तो आज चॉकलेट पक्की निकलती। क्या है, 3, ऑप्शन सी। ठीक, चलो देखते हैं कौन जीता है। एक तो जीता ही है, लेकिन ठीक है, कितने पे हैं, कितना नालायक, कितना बदतमीज है। यहाँ पे कह रहे हैं एक वायर है जो कि कितना है, 12 ओम का है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इसको फोल्ड करके क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। लो भैया, इसको फोल्ड करके एक सर्कल बना दिया, अभी भी क्या रहेगा 12 ओम। क्या कहा जा रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ द डायमीटर। बेटा ये डायमीटर होती है क्या, डायमीटर का नामकरण कर देते हैं, ए बी मान लेते हैं। डायमीटर पे ऊपर की ओर आधा तार जुड़ रहे हैं, नीचे की ओर आधा तार जुड़ रहा है, आधा आधा बट गया क्या, अगर लेंथ हाफ हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस भी हाफ हाफ, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया तो नहीं बटाना। तो इसका रह गया 6 ओम और इसका रह गया 6 ओम। और देखो ये 6 ओम ए बी के बीच में और ये 6 ओम भी ए बी के बीच में, दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली, समांतर में संयोजित है। और समांतर में क्या हो जाता है, 6/2, कितना हो जाएगा 3 ओम। तो 3 ओम वाले जो है ना, ऑप्शन 4 वाले, वो जीत गए हैं। ठीक है, डन है, चले आगे की ओर। हाँ 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 जी, नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन माइट भी नहीं सॉल्व हुआ होगा, मुझे बस इतना जानना है रिजल्ट आया कि नहीं आया।
कॉन्सेप्ट क्या था बस वो बता दो, तरीका क्या लगाया? नहीं, इक्वेशन 2 बनेगी लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, नाम बताओ उसका। दो इक्वेशन किसके लिए बनाई? इसके लिए, नीचे वाले के लिए। किरचॉफ लो क्या लगाया? किरचॉफ का सेकंड नियम, लूप नियम। मैंने बताया भी था, जब सर्किट आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस जुड़ेंगे तो किरचॉफ लो लगेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको करने के दो अप्रोच हो सकते हैं। पहली अप्रोच क्या होगी, यहां पर अगर मैं फर्स्ट सर्किट ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा हो गया क्या? ठीक है, या फिर मैं फर्स्ट और सेकंड सर्किट बना के दो इक्वेशन बनाने में जाती ही नहीं हूं, मैं सीधा एक सिंपल तरीका देती हूं आपको। आप बीच वाले को भूल जाओ, भूल गए तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया? ये दो बैटरी और दो रेजिस्टेंस, भूल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, किरचॉफ लॉ में अगर मल्टीपल सर्किट दे रखे हैं, अगर एक से ज्यादा लूप दे सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनके बीच वाले हिस्से को हटा के एक लूप के लिए भी हल कर सकते हो। ये गलत नहीं है। आप इसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो, दो इक्वेशन होगी, उनको सरल करके रिजल्ट निकालो। अन्यथा आप क्या कर दो, बीच वाली शाखा को हटा करके पूरा बड़ा वाला लूप ले लो। लूप बंद होना चाहिए, बस इतनी सी शर्त है, चाहे लूप कोई सा भी हो। ठीक है, यहां से देखिए करंट किधर जाएगी बच्चों? ऊपर की ओर। यहां से करंट इधर की ओर। डन। यहां पे करंट, यहां पे करंट आई, तो दो तो है करंट की डायरेक्शन में और दो है करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, है क्या? तो यहां से जोड़ना स्टार्ट कर दो। मैं सिंपली क्या करूंगी, मुझे सिर्फ ये ध्यान में रखना है, सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर एलिमेंट्स पे मिलने वाला पोटेंशियल। ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी एलिमेंट। अरे भैया ये लिखा था क्या, ई बराबर समेशन वी, ये नियम था क्या? सेल या बैटरी का ईएमएफ बराबर यहां पर सभी के ऊपर विभव, यही था क्या? अब देखो ईएमएफ कितना है यहाँ पर, एक तो 2.5 है और एक कितना है 1, टोटल कितना हो गया आपके पास में? पर एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, और वो एक चीज का ध्यान क्या है, ये बैटरी और ये बैटरी दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड है, लेकिन कैसे कनेक्टेड है? ऐसे कनेक्टेड है क्या? इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव कनेक्टेड है, यानी क्या हो गया, ये E1 है तो ये -E2 होगा, होगा कि नहीं? यानी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। इजी तरीका ना, दो तीन को मिक्स कर लो, क्या हो जाएगा 2.5 -1, किसी एक को नेगेटिव ले लो जो आपको पसंद है। अब यहाँ से तो दोनों में करंट फ्लो हो रही है, तो आपको क्या लेना है, दोनों से ही पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है। यहाँ देखो एक 10 है और एक 20 है, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। ये तो क्या है प्रतिरोध, और धारा क्या ले लो आप, आई ले लिया क्या? V बराबर क्या होता है RI, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये सोल्व होके 1.5 और ये कितना हो गया, सॉरी 20 और 10 30 है ना, 30 I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 30, 1/, आ गया क्या? अब आपको क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपके पास में क्या आ गया, हाँ मैंने बीच वाली ब्रांच को नेग्लेक्ट कर दिया, ऊपर और नीचे वाली ब्रांच से एक कंप्लीट लूप बन गया। ऊपर देखना दोनों सेल जो है एंड टू एंड कनेक्टेड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो इनका तुल्य ईएमएफ क्या हो जाएगा 2.5 -1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ती हूँ किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, इज इक्वल टू क्या होगा किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग सम ऑफ पोटेंशियल। इस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10I, इस पे कितना हो जाएगा 20I, कितना हो जाएगा 30I। ठीक है क्या, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/20, आ गया क्या? अब आपको क्या चाहिए, ये दो बिंदु मान लो भैया, इसको मान लिया मैंने A बिंदु और इसको मान लिया मैंने क्या B बिंदु। अब आप क्या निकाल लो, यहाँ पर A और B बिंदु पर विभव निकाल लो। निकाल सकते हो क्या विभव? V इज इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है क्या? अब यहाँ पे देखो दो ही रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया आपके पास में 10 + 20 30 ओम हो गया क्या? I कितनी हो गई 1/20 एम्पियर हो गई क्या?
v बराबर क्या आ जाएगा, 1/20 गुणा 30, कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ गया 1.5। ध्यान देना, अगेन रिपीट कर रही हूं, इस बिंदु पर इन दोनों के बीच में विभवांतर, इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर और इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर समान रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है क्या? तो यहां से पोटेंशियल कितना मिल गया 1.5 एम्पियर। अब आइए दोबारा, मैंने ये वाली ब्रांच हटा दी थी, ये वाली शाखा हटा दी थी, क्यों हटा दी थी इसका कारण भी अभी पता चल जाएगा। हटा आप सकते हो, अगर करंट फ्लो होगी तो भी हटा सकते हो, क्योंकि मैंने एक लूप यूज करने के लिए हटाई थी। अब आप ध्यान देना, ए और बी बिंदु के बीच में विभवांतर कितना है, हाँ जी, यहां से ध्यान दो, ए और बी बिंदु के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 1.5 वोल्ट आ गया। क्या ये क्या कह रहा है, आपको कैपेसिटर पर पोटेंशियल निकालना है, यानी आपको इसको कहीं नया नाम दे दूं क्या, इसको डी नाम दे दूं क्या, आपको डी और बी बिंदु के बीच में क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। अब बेटा डी और बी बिंदु के बीच में विभवांतर कैसे निकलेगा, टोटल इस सर्किट पे कितना है 1.5, उसमें से बैटरी का ही कितना हो गया 1.5, तो बचा कितना, 0 बचा ना, कितना होगा पोटेंशियल 0। ये तो तरीका है डायरेक्ट, अन्यथा आप इनडायरेक्ट करना चाहो, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हुआ 1.5, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हुआ 1.5, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, इनका विभवांतर माइनस इनका विभवांतर, यही करोगे ना। पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए डी, तो क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1.5, कितना आ जाएगा 0, तो ऑप्शन क्या होगा 0। अब एक चीज और बता दूं, ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी शाखा पर विभव आपसे पूछा हुआ है, तब आपका आंसर क्या होगा 1.5। यहां पूछा हुआ है किस पे, कैपेसिटर पे, तो कितना होगा 0। दोनों पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, सीरीज में होते हुए भी सेम है। क्यों है ये सेम, क्योंकि यहां से कोई करंट, तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, ध्यान दो, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच ए बी शाखा से बहने वाली धारा का मान बताओ। बेटा ये देखो 1.5, ये आपका 0, यहां पर पोटेंशियल क्या हो गया आपका 0 हो गया। अगर पोटेंशियल 0 है तो वहां पर आवेशों का संग्रहण यानी धारिता भी क्या हो गई है, अनंत हो गई है। आवेशों का संग्रहण उच्चतम, यानी वहां से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि अगर कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या था आपके पास में Q/V, और पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, इसलिए पृथ्वी में कोई धारा बहती नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ संग्रहित कर लेता है, इसलिए थर्ड ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। 1 मिनट का टाइम और लूंगी। देखिए अगर मैं ऊपर वाला सर्किट सॉल्व करूं, आपकी बात पे आ रही हूं, तो यहां पर ये करंट का डायरेक्शन मैंने कंसीडर कर लिया, यही मानूंगी ना धारा की दिशा, तो उस सिचुएशन में मेरे पास में यहां से इक्वेशन बनेगी, यहां पर करंट फ्लो इधर हो रहा है, तो एक ईएमएफ को आप पॉजिटिव लोगे, दूसरे ईएमएफ को आप नेगेटिव लोगे। मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया 1.0 प्लस यहां पे कितना है 10, ठीक है, और 10 क्या हो जाएगा I। इसके वोल्टेज को मुझे नहीं पता क्या है, मैंने V मान लिया क्योंकि वही आपसे पूछा है। प्लस V नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा -V। देखो बेटा करंट की डायरेक्शन ये है, और ये कहां आ गया, ऑपोजिट टू करंट डायरेक्शन आ गया क्या। जब दो भुजाएं समानांतर होती हैं तो एक में धारा अगर जा रही है धारा की दिशा में, तो दूसरी में धारा के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है, ऑपोजिट टू द करंट होता है। क्लियर, तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी -V, और इसमें क्या हो गया -1.5 बराबर 0। यही सिखाया था ना, यही थी इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड हाफ में आओ, सेकंड सर्किट में आऊंगी तो करंट यही फ्लो की डायरेक्शन ले लेती हूँ, तो क्या हो गया 1.5 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा V, यहां पर कितना हो जाएगा -20I, और ये क्या हो जाएगा आपका -2.5 इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, और इन दोनों को सॉल्व करके वापस रिजल्ट क्या आएगा 1.5 आएगा, लेकिन वो 1.5 आपका किसके लिए आ रहा है,
पूरे की पूरी ब्रांच के लिए आएगा, पूरी की पूरी शाखा के लिए आएगा। क्लियर है? तो इससे बेटर है कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको पूछा जा रहा है ना, आप सीधा सीधा पूरा का पूरा मेन सर्किट कंसीडर करो, वो ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन का बहुत लफड़ा होता है। ये सेम सर्किट दिया हुआ है इस तरीके से, तो फिर दिक्कत हो गई ना, प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हमने तो रट लिया भैया इधर से चल रहे हैं धनात्मक, इधर आते ऋणात्मक, लेकिन बेटा ये भी तो ध्यान दो, ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो ये दोनों पॉजिटिव में आएंगे फिर। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा तब, या फिर आप करो पूरा का पूरा मेन सर्किट यूज करो। ये चीजें जो है ऐसी चीजें हैं, इनको जितना ज्यादा आप यूज करोगे, जितनी बार सॉल्व करोगे, तब सॉल्व होने लगेंगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ इस चैप्टर में सबसे हार्ड क्या है, तो किरचॉफ लॉ को यूज करते हुए सर्किट सॉल्व करना सबसे हार्ड पड़ता है। आगे देखिए क्या दे रखे हैं, एक ग्राफ दे रखी है, सबको पता चल गया होगा। ओम्स लॉ के लिए क्या होता है, V प्रोपोर्शनल I, V I के समानुपाती है, अगर समानुपाती है तो दोनों के बीच का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कर्व्ड ग्राफ नहीं हो सकता, और परपेंडिकुलर या पैरेलल टू क्या नहीं हो सकता, पोटेंशियल नहीं हो सकता। ये नॉन ओमिक के सारे हैं, ये सारे नॉन ओमिक है। अब यहां से ध्यान दो, 1 मिनट का टाइम। ओमिक की अगर मैं बात करूं, यानी जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में ये भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, यहां से ध्यान देना। ओमिक की अगर मैं बात करूं, यानी ओम के नियम का पालन करने वाले, इसमें आता है बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है, टंगस्टन धातु से बनता है। जो भी प्रतिरोधी तार है, रेजिस्टिव वायर जो है, वो सारे किस में आते हैं, ओम्स लॉ में आते हैं, ओमिक डिवाइसेस में आते हैं। हीटर हो गया, गीजर हो गया, इन सब के वायर जो है वो किस में आएंगे, ओम्स लॉ में आएंगे, यानी ओमिक डिवाइसेस में आते हैं। डन। दूसरे आते हैं आपके पास में नॉन ओमिक या अनओमिक, अनओमीय युक्तियां, यानी जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ोगे डायोड। डायोडों के लिए जब आप क्या बनाते हो, ग्राफ प्लॉट करते हो, तो वो ग्राफ कुछ ऐसी बनती है बेटा। ठीक है, डायोड जो होते हैं उनके ग्राफ कुछ ऐसे दिखने में आते हैं, तो ये डायोड की ग्राफ है। अगर डायोड की ग्राफ है तो डायोड में देखना V समानुपाती I नहीं है। देखो I के साथ साथ V का मान बढ़ा, लेकिन एक बिंदु I का ऐसा आया, V का एक बिंदु ऐसा आया जहां पर जाके विभव बढ़ना बंद हो गया और धारा कॉन्स्टेंटली फ्लो होना यानी बढ़ना स्टार्ट कर देती है। रिवर्स और फॉरवर्ड बाइसिंग के अकॉर्डिंग, ये फॉरवर्ड का होगा, ये रिवर्स बाइसिंग का होगा। डन। अब आती हूं थर्ड के ऊपर, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर आता है आगे चल के, और उसके ग्राफ कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो होते हैं वो उसके लिए प्लॉट होते हैं, या तो वो ग्राफ आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है, या वो ग्राफ इस प्रकार के आपको दिखते हैं। तो ये क्या है, ट्रांजिस्टर का ग्राफ है। और ये ग्राफ तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है कि आप पोटेंशियल को तो बढ़ाए जा रहे हो और करंट बढ़ ही नहीं रही हो, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने देखा नहीं, तो ये तो इलॉजिकल है। ठीक है, होती होगी कोई युक्ति, पर अभी ध्यान में नहीं है ऐसी कोई युक्ति। तो यहां से ये सारे ग्राफ क्या है, नॉन ओमिक है, सिर्फ एकमात्र जो है वो ओमिक है। चलो आगे। हाँ जी, in case of 4 wire of same material the resistance will be minimum when its length and diameter are respective। अब आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। फर्स्ट केस में लेंथ L है, डायमीटर क्या है, D है, तो हमें पता है R बराबर, रेजिस्टेंस पूछा है ना, या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस प्रतिरोध पूछा है, तो प्रतिरोध R रो L और डायमीटर की जगह मैं D² लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल की जगह डायमीटर का स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है क्या, बाकी सब चीजें भूल जाओ। R क्या हो गया, L/D² हो गया, पहले केस के लिए हो गया क्या। दूसरे केस में क्या कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2L/D²। भैया कितना हो गया, 2 गुना हो गया, क्या हो गया ना। तीसरे केस पे आ जाओ, तीसरे केस पे लेंथ आती है और डायमीटर कितनी है, डबल है, तो भैया क्या हो जाएगा यहाँ से L/2 और D का स्क्वायर मतलब 4D² हो जाएगा क्या, और 4 दूए 8, ये क्या हो गया 1/8 R हो गया क्या। और अगर मैं चौथे की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, चौथा नंबर 4, चौथे वाला चौथा नहीं है, यहाँ से देखो। अगर बात करें फोर्थ में तो यहाँ पे क्या 2L, तो 2L का मतलब क्या हो गया 2L, D का मतलब D², और D² का क्या हो जाएगा D²/4, 8L/D² यानी 8 गुना हो जाएगा प्रतिरोध का। बेटा ये इनिशियल है, ये इससे 2 गुना 8 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया, और ये 1/8 गुना हो गया, यानी ये सबसे कम हो गया।
सबसे कम यही है, यानी कौन से केस में मिनिमम होगा, थर्ड केस में आपका मिनिमम होगा। ठीक है, डन है। चले, और अगर आप लोगों को याद हो तो देखो सिंपली ये हाफ और ये डबल, तो कितना टाइम हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। वहां से भी आप सीधा कर सकते हो, लेकिन ये डायमीटर आ गया तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिला होगा। सेकंड क्या, अच्छा मिल गया, चलो बताओ क्या मिल गया, सेकंड मिल गया। क्या कह रहा है आपको, टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2, और क्या शर्त है, R1 बड़ा है R2 से, आर ज्वाइन इन पैरेलल। ठीक है भैया, ये लो R1 और ये लो R2 पैरेलल में कनेक्टेड है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भैया, मैं इनका नाम दे दूं क्या, नंबर दे दूं क्या, थोड़ा आसान लगे, सुंदर लगे। मैं इसको मान लेती हूँ कितना, इसको मान लेती हूँ 2 और इसको मान लेती हूँ कितना 4। अभी ठीक है, क्या बन जाएगा, आर इक्विवेलेंट 2 गुना 4 बटे 2 प्लस 4 दूना 8 बटे 6, कितना आ गया 3 बटा 2, 1 पॉइंट, अच्छा ये बड़ा है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैलकुलेशन वही आएगी। लो इसको 2 कर देती हूँ, इसको 4 कर, अभी ठीक है, नहीं नहीं उसकी बात भी सही है, बिल्कुल कंडीशन जो है वो भी देखनी पड़ेगी। डन है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 1.5, यानी आर क्या है, लेस देन स्मॉल आर है क्या, आर क्या लेस देन R2 है क्या आर लेस देन R1 प्लस R2 है क्या, 6 बन रहा है ना। अब देख लो कौन सा ऑप्शन वैलिड हो रहा है, R2 से तो बड़ा है और R1 प्लस R2 से छोटा है। क्यों बेटा ये नहीं दिख रहा क्या, क्या, लो भैया इसको 3, ये हो गया 4, ठीक है, ये कितना रह जाएगा, नंबर कितना आएगा फाइनल ये बता दो, 1.33। ठीक है, नंबर से मतलब क्या यहाँ पे ये चीज सही है क्या, R छोटा है क्या R1 से, क्या R छोटा है क्या R2 से, क्या R छोटा है क्या R1 प्लस R2 से, अभी ठीक है, छोटा है ना, तीनों कंडीशन है, सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि R बड़ा है R1 प्लस R2 से, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, हट गया। ये कह रहा है इधर देखो R1 से तो बड़ा है R2 से छोटा है, नहीं, क्योंकि दोनों से ही क्या होता है, छोटा होता है। ये कह रहा है R2 से तो बड़ा है क्या बड़ा, कहां दिख रहा है बड़ा, दिखा, तो ये भी गलत है। ये एकमात्र ऑप्शन सही है, अगर जिन्होंने ये टिक किया है वो कंसीडर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन बताया नहीं डायरेक्ट, ये ऑप्शन था आपका ये R लेस देन R2, या फिर लिखा हुआ मिलेगा R लेस देन 1, कोई बोनस नहीं है, दोनों से छोटा है। डी जो ऑप्शन है वो एकमात्र करेक्ट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑलवेज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम मिलता है। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड पहला कह रहा है वोल्ट पर मीटर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है भैया, V अपॉन आई, और V अपॉन आई क्या होता है आपके पास में, R होता है, ओम होता है, सही है। कुलॉम पर जूल, ये भैया कुलॉम पर बराबर होगा वोल्ट, यानी ये कहना चाहता है कुलॉम का मतलब आवेश, जूल का मतलब कार्य या ऊर्जा, और इसका मतलब पोटेंशियल। नहीं नहीं नहीं, उल्टा कर दिया ना, V बराबर W बटा Q होता है ना, तो सेकंड आपका गलत हो गया। आगे चेक कर लो, कुलॉम पर सेकंड एम्पियर होता है, Q अपॉन T। ठीक है, आगे दे रखा जूल पर वोल्ट, क्या हो जाएगा, कुलॉम हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे सही है, डन है। चले, four identical cell are connected or having EMF E, internal resistance 0 as shown in the figure, the potential difference between A and B। किसने क्या किया है, 0। वाह मेरे शेरों, सारी फिजिक्स फेल हो जाती है, तुम लोगों के आगे आते हैं, 0 भी करना चाहिए।
देखो आपको कहां पर पूछा है, ए और बी बिंदु के बीच में विभव पूछा है, आपको पता चल गया क्या दो बिंदु, हाँ 4 तो भी गलत है बेटी, हाँ बाला देख ए और बी के बीच में, सारे के सारे ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, पोटेंशियल भी आपको ए और बी के बीच में निकालना है, या इक्विवेलेंट ईएमएफ भी इन दोनों के बीच में निकालना है। इसको नंबर दे देती हूँ 1, इसको नंबर दे देती हूँ 2, इसको नंबर दे देती हूँ 3 और इसको दे दो 4। क्या पहला जो है ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है क्या? क्या दूसरा ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है क्या? ये आपको दिखने में श्रेणी लग रही है, ये श्रेणी क्रम नहीं है। आपको सीधा सीधा ए और बी के बीच में पूछा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये दे चाहे ना दे। यहां से देखो ये दोनों, ये पहला ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है और ये भी ए और बी के बीच में, दिख ये श्रेणी में रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। तो ये जब सब के सब कितने हैं, टोटल 4 है और चारों के चारों ए और बी के बीच में जुड़ रहे हैं, कौन सा संयोजन हो गया? समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब इक्वल सेल जुड़ते हैं तो ईएमएफ ईच सेल के ईएमएफ के इक्वल होता है क्या? तो क्या होगा? ई। अब 1 सेकंड का टाइम लेती हूं, ये सेम क्वेश्चन, ये देखिए टर्मिनल कौन से हैं? 2 ही टर्मिनल है क्या? ए और बी। क्या 1 नंबर सेल ए और बी के बीच में जुड़ता है क्या? जुड़ रहे हैं? अच्छा ठीक है, इसको मैं सेट कर देती हूँ, 1 सेकेंड रुको। ये दिखने में आपको ऐसे लगे होंगे, ऐसे लगे ना, इस तरीके से कि एक ही लाइन पर है, लेकिन बेटा ये सारे के सारे आ किसके बीच में रहे हैं? ए और बी बिंदु के बीच में। ए और बी के बीच में कौन आ रहा है? पहला भी आ रहा है। ए और बी के बीच में कौन आ रहा है? दूसरा भी आ रहा है। ए और बी के बीच में कौन सा आ रहा है? तीसरा भी आ रहा है। यहाँ कहीं बैटरी जुड़ी हुई है क्या? कोई एडिशनल लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है क्या? बाह्य परिपथ जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ ना। जब बाह्य परिपथ होता है ना, तब हम क्या करते हैं? इनको सीरीज में कंसीडर करते हैं क्या? और जब ये इस तरीके से नहीं जुड़ा हुआ, यानी सारे ए और बी बिंदु के बीच में इंडिविजुअली जुड़े हुए, तो ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सेम कॉन्सेप्ट, हाँ नाराज मत हो, एक और कारण बता रही हूँ, ठीक है? सेम क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, और इस प्रकार ए बिंदु और ये बी बिंदु, और इनके बीच में एन सेलों का संयोजन किया जाता है और आपसे पूछा जाता है। एक्चुअल क्वेश्चन ये था, ठीक है? इसको थोड़ा सा काट दिया हमने। एन नंबर ऑफ सेल जब ए और बी के बीच में इस प्रकार जुड़े हो, यहाँ पे कोई बाह्य स्रोत, बाह्य सर्किट नहीं जुड़ा हुआ, लोड रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ ना, तो हमारे लिए सारे ए और बी के बीच में ही जुड़े हुए। ईच एंड एवरी पार्ट किसके बीच में? ए और बी के बीच में। अगर तुम लोगों को याद हो, 1 सेकेंड और ले लो, फिर उसके बाद आ जाना। ये केस जो है ना, याद आया क्या? कैसा दिख रहा है? श्रेणी में दिख रहा है ना, लेकिन वास्तविकता में ये क्या नहीं है? श्रेणी में नहीं है, समांतर में। ये एक्चुअल वही कॉन्सेप्ट है। सारे के सारे सेल, ईच एंड एवरी सेल जो है किसके बीच में जुड़े हुए हैं? ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न रूप से, ठीक है? ये लग क्या रहे हैं? एंड टू एंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड लग रहे हैं ना। यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए आपको लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर सारे एंड टू एंड कनेक्टेड है। और इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, अगर एन सेल एक सर्कुलर लूप पे कनेक्टेड है ए और बी टर्मिनल के बीच में, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? ईच सेल यानी प्रत्येक सेल के ईएमएफ के तुल्य होगा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है इसका। चलो आगे। हाँ जी, ये तो सबने कर लिया होगा। कितना आया? कर तो लिया, तो बताओ कितना आया? कौन सा कॉन्सेप्ट है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। आइए हम सब मिलके करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये तो होगा नहीं। डन। ये करंट 1.4 आई, यहाँ पर I1 मान लेते हैं, और यहाँ पर कितनी चली गई? I2 चली गई। पहले तो मैं निकालूंगी क्या? पोटेंशियल। यहाँ पे देखो, इन दोनों, बेटा 1 सेकेंड, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल V रहेगा क्या? यानी इस पूरे सर्किट को सॉल्व करोगे, उस पर पोटेंशियल क्या रहेगा? V रहेगा। क्या V निकाल सकते हैं क्या? V इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट और I इक्विवेलेंट, निकाल सकते हो?
क्या यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल दूं क्या? कैसे कनेक्टेड है? I1 करंट ही जा रही है पूरे में, कैसा हो गया? सीरीज हो गया क्या? सीरीज हो गया तो दोनों का ऐड कितना आ गया? 12 आ गया। बराबर धारा ही जा रही है कि दोनों में I2 कितना आ गया? 30 आ गया। अब दोनों किस में जुड़ गए? पैरेलल में जुड़ गए। तो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट आपके पास में? 12 गुणा 30 बटा 12 प्लस 30 42 कट कर सकते हो। 6 2 है 12 और 6 सत्ते नहीं 6 48 6 सत्तू 42 हाँ 7 जा ठीक है। कितना हो गया? 60 बटा 7 ओम। सही है क्या? मैथ चेक करते रहना। यहां से देखिए आते हैं किस पे? वी पे। वी बराबर क्या है? आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 60 बटा 7। आई कितना है? 1.4 कितना हो गया? 0.2। 6 2 है 12 0 हट गया कितना आ गया? 12 वोल्ट। हो गया क्या काम? अब यहां से ध्यान देना, आपसे पूछा गया, अब मैं ऊपर का हटा रही हूं, आपसे पूछा गया है क्या? एक रेजिस्टेंस में करंट पूछी गई है, 2 ओम में कितनी करंट है? बेटा यहां पर I1 एंटर कर रही है, वो 10 में भी जा रही है और 2 में भी जा रही है। यहां पर I2 एंटर कर रही है, वो 25 में भी जा रही है और 5 में भी जा रही है। मैं बाकी सारी चीजें भूल जाऊं तो ये कुछ ऐसा बन गया क्या? एक लगा हुआ है 10 ओम और एक लगा हुआ है 2 ओम, ठीक है क्या? एक लगा हुआ है 25 ओम, एक लगा हुआ है 5 ओम। ये इधर और ये इधर आई जा रही है, ये यहां पर I1 एंटर करेगी। आपको पहली शाखा से मतलब होना चाहिए, यहाँ I1 एंटर करिए और इसके लिए पोटेंशियल जो है वो आपको मिल गया कितना है? 12 वोल्ट। भैया ये I1 जो है वो पूरी सर्किट या पूरी ब्रांच के लिए आएगी ना, पूरी शाखा के लिए आएगी ना, पूरी शाखा में जाएगी। तो आपको I1 के लिए क्या चाहिए? ये दोनों रेजिस्टेंस चाहिए, दोनों प्रतिरोध चाहिए, क्योंकि अब वो पहले जैसा एक सर्किट नहीं बचा। अब क्या बच गया? जो मैंने आपको सिखाया था वो तो ये बताया था कि एक शाखा है और उसमें 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो धारा I जो जा रही है वो दोनों में बराबर जाएगी। इस पे पूछेंगे तो भी I रहेगी, इस पे पूछेंगे तो भी I रहेगी, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी ब्रांच में जा रही है तो इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको चाहिए होगा। कितना हो गया? सीरीज में जुड़ा हुआ कितना हो गया? 10 2 12 ओम हो गया क्या? वोल्ट कितना है? एन टर्मिनल्स पे 12। आई बराबर क्या होता है? V अपॉन 12 बटे कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। चेक करो, 1 सेकेंड का टाइम और ले लो। ये कितना है? 25 और 5 30। क्या हो जाएगा इसके लिए? I2 का मान 12 बटे 30। 6 2 है 12 और 6 पंजे 30। इसको आप सरल करोगे, 0 लगा देती हूँ, 4 बार चला जाएगा और 0.4 हो जाएगा क्या? और टोटल कितनी होगी वापस ऐड होके? 1 प्लस 0.4 1.4 आ गई क्या? क्लियर है? आया समझ में? चलूं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट दे रखा है 5 रेजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट X एंड Y एज शो इन द डायग्राम। A current of 10 ampere flow in the network from X and Y। आपको कहा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Z इज इक्वल टू बिटवीन, यानी आपको कोई नंबर नहीं पूछा, सिर्फ तुलना करवा रहे हैं। सारे ऑप्शन में देखो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 2 बिंदुओं के बीच की, एक तो ये मान लो और एक ये मान लो, ये दोनों बिंदुओं के बीच में विभव की तुलना करवाई जा रही है। और विभव की तुलना का मतलब आपको क्या चाहिए? कोई नंबर पूछा है? नहीं पूछा, तो आप ये देखो विभव किस पे निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है? प्रतिरोध पे। करता है कि नहीं? प्रतिरोध ज्यादा विभव ज्यादा, प्रतिरोध कम विभव कम। वोल्ट मीटर किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है? हाई रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। बस आपको रेजिस्टेंस चेक करना था और कुछ नहीं करना था। यहां देखो 6 और 4 पैरेलल में है क्या? कितना हो जाएगा? 6 गुणा 4 बटे 6 प्लस 4 10। कितना आ गया? 6 चौके 24। कितना आ गया? 2.4 ओम आ गया क्या? यहां देखो भैया कितना है? सारे के सारे पैरेलल में, ये तो निकालना पड़ेगा। 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/6 कितना आएगा एलसीएम? 16 24 आ जाएगा क्या? देखो 6 प्लस 3 प्लस
4, 6 4 10 3 13, 13/24 कितना हो गया? 24/13। ठीक है क्या? कितना आ गया लगभग बताना? 13 एकम 13, आगे देखोगे रह गया कितना रिमाइंडर यहाँ पे? 11 रिमाइंडर रह गया, 0 लग गया और 7 लगभग। ठीक है, 1.7। यानी भैया ये रेजिस्टेंस कम है और वो रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है VXZ का जो है वो ज्यादा है किससे? VZY से। अब यहाँ पे देखो सिर्फ ZX और हाँ ठीक है, बस इन दोनों का ही दे रखा है। ये देखो सब में यही कंपैरिजन दे रखा है, ये दे रखा है क्या? तो अब चेक कर लो, x और y के मध्य विभवांतर z और y के मध्य विभवांतर के तुल्य है? बिल्कुल नहीं है, बराबर नहीं है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है। यहाँ पे देखो x और y के मध्य विभवांतर y और z के मध्य से अधिक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है ना? चलो आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑप्शन 2 जो है वो आपका आंसर है, यहाँ पे मिल गया। बेटा 1 सेकंड का टाइम और ले लूं, यही क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? 1 सेकंड हो गई? मेरे वाली की बात कर रही थी, है तुम्हारे वाली की बात नहीं कर रही थी। घड़ी को मत देखो, यहाँ देखो इसी क्वेश्चन को ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा क्या? x और z का पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है किसके पोटेंशियल से? x और y के पोटेंशियल से। अगर ये कंपैरिजन आ जाए, अब y z नहीं है, अब क्या हो गया? x y हो गया, ये कंपैरिजन। या फिर आपको दे दे x पोटेंशियल आपका v और y का जो है वो ज्यादा है किससे? vx और y से। यानी अभी या तो इन दोनों का पूरी ब्रांच से या फिर इन दोनों का पूरी ब्रांच से कंपैरिजन हो जाए, तब आपको क्या निकालना होगा? इक्विवेलेंट निकालना होगा। बेटा यहाँ 2.4 और यहाँ पर 1.7, लगभग कितना आ गया? ये आपके पास में 4 आ गया क्या? 4 ओम आ गया, 2 और 1 3 और 1 4, 4 ओम हो गया लगभग। अगर 4 ओम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का पोटेंशियल सदैव ज्यादा ही होगा। और दूसरा आपको पता भी यहाँ पर जो पोटेंशियल मिल रहा है दोनों पर, उनका जोड़ करके ही आपको तुल्य मिलता है। ठीक है, डन? टाइम हो गया बस? हाँ ठीक है, जिसका टाइम हो गया ना वो निकल ले। देखिए यहां से दे रखा है कि चित्र में आपको बल्ब दर्शा रखी है, कौन से बल्ब में अधिक चमक होगी? कौन से में चमकेगा ज्यादा? पहले में चमकेगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखो, आपको बताया था जब भी आप क्या करोगे, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन करोगे, उस सिचुएशन में तो वो कैसे फंक्शन करेगा? रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल फंक्शन करेगा। ठीक है, और जब वो पैरेलल में होगा तो एंटी प्रोपोर्शनल फंक्शन करेगा। ठीक है, यानी जिसका प्रतिरोध सबसे कम उसमें सबसे ज्यादा चमक। लेकिन यहाँ पर तो आपको पैरेलल और सीरीज देखना ही नहीं है। क्यों? ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, जुड़ते ही सारा का सारा करंट इस पे आ रहा है कि नहीं? इसके पास पूरे के पास पूरा का पूरा करंट आ रहा है, तो इसके पास सबसे ज्यादा चमक होगी। फिर यहां जाकर के वो करंट स्प्लिट हो गई, 2 भागों में बट गई है। ये दोनों बराबर चमकेंगे और ये जो है वो उन दोनों की तुलना में ज्यादा चमकेगा। क्लियर है? यहाँ पर आपको सीरीज और पैरेलल कब चेक करते हैं? जब ये ना दिया होता और ये तीनों ही होते ओनली। लेकिन जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करते ही डायरेक्ट इसके अंदर आ रहे हैं, यानी पूरा का पूरा करंट इसी को मिल रहा है, तो ये सबसे ज्यादा चमकेगा। जो केस हमने सीखे थे सीरीज और पैरेलल के, वो यहाँ लगेंगे। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। हाँ जी, देखिए इन द फॉलोइंग सर्किट द रिजल्टेंट ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी निकाल लिया होगा सबने। E1 E2 को भूल जाओ, यहाँ देखो E3 और E3 है, कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पूरा का पूरा क्या बन गया यहाँ पर? ये एक ही सेल बन गया, कितना? E3 का। अब सारे के सारे किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में। क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डन है? 2 क्वेश्चन और है बस, तो फिर भागते हैं। हाँ जी, आपको दे रखा है द करंट इन 3 एम्पियर एंड 6 एम्पियर रेजिस्टेंस। देखो बेटा यहां से जा रही है धारा I, यहां बट गई I1, यहां बट गई I2, यहां पर चली गई I3। आपको किस पे पूछा है? 3 ओम पे पूछा है। देखो बेटा 3 ओम में एक ही प्रतिरोध है क्या? क्या उसके अंतिम सिरों पर विभवांतर या विभव 10 वोल्ट है क्या? जो बैटरी पे उतना ही होगा। तो बेटा आपको यहाँ पर है R दे रखा है कितना? 3 ओम, V दे रखा है 10 वोल्ट। आपको क्या करना है? I बराबर V बटा R करना है। कितना हो गया? 3/10। कितना हो जाएगा? 3/10, 0.3। नहीं, उल्टा कर दिया ना, 10/3। कितना हो जाएगा? 3.3।
ठीक है, और ऑप्शन एक ही है। बाकी इसके लिए भी सिमिलरली क्या करोगे, 10/6 कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ऑप्शन एक ही बचता है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट। When a resistance wire is passing through a die, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई होगी। डाई का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर बनी रहती है जिसके अंदर से वायर को निकालते हो तो वायर खिंच जाता है, यानी यहाँ पर क्या किया जाए, वायर को खींचा गया है। वायर को अगर खींचा जा रहा है, अगर वायर का आपका इंक्रीज कितना हुआ है, लेंथ या क्या दे रखा आपको, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हुआ है, ए डिक्रीज हुआ है कितना, 1%, तो आपको सीधा लगाना है क्या, R बराबर N स्क्वायर R, ये लगाना है क्या, या तो वो लगाओ या फिर सीधा यहाँ पर देखो दो चीजें होंगी। अब यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है, अगर सिर्फ 2 गुना 3 गुना होता तो N स्क्वायर R कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या है, प्रतिशत में, तो आपको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं प्रारंभिक जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 100, प्रारंभ में क्षेत्रफल कितना है 100, अब कितना घट गया है 1%, यानी कितना रह गया, 99 रह गया क्या, अब कितना हो गया 99 हो गया। अब भैया आयतन जो है या द्रव्यमान जो है वो तो नियत रहेगा क्या, अगर आयतन या द्रव्यमान नियत रहेगा दैट मीन्स जितना क्षेत्रफल बढ़ा है उतनी क्या बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी, जितना क्षेत्रफल घटा उतनी लंबाई रेज हो जाएगी। तो यहां से L1 आपका कितना हो गया 99 और आपका L2 जो है वो कितना हो गया 100। ठीक है, अब आप अपने बेसिक पे चले जाओ, R1 बटा R2 बराबर क्या हो जाता है आपके पास में, यहां से L1 99 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 99, यानी यहाँ पे रेशियो आपके पास में कितना आ गया 1/1। इनिशियली जो था उससे रेज होकर के कितना मिल गया आपको, अच्छा हमें तो इंक्रीज लेना है ना, इंक्रीज यूज करना है, बढ़ा हुआ मात्रा यहाँ पर काम में लेनी है, कितना बड़ा है वो देखना है। देखो यहाँ पे लेंथ कितनी बड़ी है आपकी 1 और क्षेत्रफल कितना घटा है, प्रारंभिक का आधा हो गया है। ठीक है, तो आपका लेंथ तो कितनी हो गई, मतलब 1 घट गया है, तो यहाँ पर कितना है 99 से 1 रेज हो गया, 99 ही यूज होगा अपॉन 100, और ये यहाँ पे 100 अपॉन 99, वैसे नंबर लेने कुल मिला के आएगा कितना 1% ही बढ़ोतरी, नहीं है डिक्रीज होगा, ये 1% डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि n स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज होता है। ये जितना लंबाई के कारण 1% बढ़ेगा तो क्षेत्रफल के कारण भी 1% घटेगा, बढ़ेगा, ये क्षेत्रफल घटाया है ना आपने तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ेगा, 1% बढ़ेगा आपका किसके कारण, लंबाई के कारण, और 1% बढ़ेगा किसके कारण, क्षेत्रफल के कारण। एक बार इसको होल्ड कर दो, इसका आंसर 2% आना चाहिए, क्यों इंक्रीज, वो भी क्योंकि दोनों के कारण कंपैरेटिवली यहाँ पे सॉल्व आउट होगा, दोनों के साथ साथ निकलेगा। डन है, यहाँ से देखिए द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर इज दिस, द लेंथ ऑफ दिस एंड रेजिस्टेंस इज दिस, रेडियस पूछी है, क्या हो जाएगा A बराबर R रो L अपॉन R, ये हो जाएगा, यहाँ पे R का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू रो L अपॉन R, आपसे क्या पूछा है रेडियस पूछी है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू रो पाई L अपॉन R, रो का वैल्यू दे रखा है कितना है 64 इंटू 10⁻⁻6, लेंथ का वैल्यू कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 198 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2, डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका पाई 22/7 इंटू यहाँ पे 7 ओम, कुछ कट होने वाला है, 7 से 7 फ्री, यहाँ से कुछ और कट सकता है क्या, 11 एकम 11, 11 8 88, 11 2 है, यहाँ से काट सकते हो 9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि R स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √64 इंटू 9 इंटू 6 4 10 8। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा कितना 8, ये कितना हो गया 3, और ये हो जाएगा 10⁻⁻4, कितना हो गया 8 चौक 10⁻⁻4,
ये मीटर में आ रहा है, 10 की घात -4 है, मीटर में बदलते क्या 10 की घात -2, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी 0.24 सेंटीमीटर। ठीक है, डन है क्या? अच्छा 20 मिनट ज्यादा कर दिया।